हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कहकशां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले जितने भी नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एयर मासेस, यानी कि वायु राशि। वायु राशि एक ऐसा चैप्टर है जिससे नेट ही नहीं बल्कि जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं कॉम्पिटिटिव, उन सब में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और इसको हम समझना काफ़ी आसान नहीं होता है, लेकिन मैं अपने वीडियोस में इसको ईजिली करके छोटे छोटे पार्ट में करके आपको समझाऊंगी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एयर मासेस, यानी कि वायु राशि। वायु राशि क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। वायु राशि जैसा कि इसका नाम है एयर मास। मास का मतलब क्या होता है? मास मतलब बड़े लेवल पर, ठीक है। तो वायु का ये मास है, एयर का मास है। तो वायु राशि जो है, वायु का एक ऐसा पुंज होता है, वायु की एक ऐसी राशि होती है जिसमें एक समान तापमान और आर्द्रता पाई जाती है। यानी एयर मासेस वायु का एक ऐसा पुंज होता है जिसमें एक समान तापमान और आर्द्रता पाई जाती है, लंबवत और क्षैतिज दोनों ही रूपों में। उसी को वायु राशि कहते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले जो पता लगा था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में नॉर्वे के दो साइंटिस्ट थे, एक फादर वी बर्कनीज और सन जे बर्कनीज ने इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था। आगे चलकर बर्कनीज, बर्जरान और सोलबर्ग नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि एयर मासेस जो है वो वेदर फोरकास्टिंग में काफ़ी हेल्प कर सकता है। 1940-50 के दशक में मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़ावा दिया गया और वेदर फोरकास्टिंग के लिए बहुत सारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पर रिसर्च किया गया। तो उस दरमियान एयर मासेस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। बाद में इसी वायु राशि, वायु की जो एक बहुत बड़ी राशि जिसमें एक समान तापमान और आर्द्रता थी, जिसके बारे में बर्कनीज ने बताया था, उसी को वायु राशि नाम दे दिया गया। तो ये वेदर फोरकास्टिंग में इतना इम्पॉर्टेंट इसको माना गया एयर मासेस को कि इसका अध्ययन जो है सिनॉप्टिक क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाने लगा। सिनॉप्टिक क्लाइमेटोलॉजी का एक ऐसा पार्ट है, यह एक ऐसा स्टडी एरिया है जिसमें क्या करते हैं कि वायुमंडलीय परिसंचरण यानी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के संदर्भ में जलवायु का अध्ययन किया जाता है। अब हम जानते हैं कि ये जो वायु राशि होती है इसकी कुछ न कुछ विशेषताएं होती है और इन्हीं विशेषताओं और गुण के आधार पर ये पहचानी जाती है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि क्षैतिज और लंबवत दोनों रूपों में आर्द्रता और तापमान समान होता है। मैंने बताया कि वायु राशि में क्या होता है, इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है कि चाहे तो क्षैतिज रूप में हो या फिर लंबवत, दोनों में इसकी आर्द्रता और तापमान क्या होता है, वो समान होता है। मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा एयर मास है, तो या तो क्षैतिज रूप में हम देखेंगे या लंबवत रूप में। तो दोनों रूप में क्या होगा कि इसके तापमान और आर्द्रता क्या होगी, दोनों रूप में समान होगी। ये इसकी सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है कि ये गतिशील होती है, किसी भी स्थान पर ये टिक कर नहीं रहती, बल्कि जिस स्थान पर इसका उद्भव होता है वो उद्भव क्षेत्र से आगे की तरफ बढ़ती हुई गतिशील होती है। यानी कि वायु राशि में गतिशीलता का गुण पाया जाता है। आगे देखते हैं कि वायु राशि जो है वो गर्म और ठंडी होती है। तो गर्म और ठंडी वायु राशि को कैसे बताया गया है इसको समझ लेते हैं कि जिस स्थान पर ये पैदा होती है, देखिए कोई भी स्थान है, ठीक है, यहाँ पर जो वायु राशि पैदा हुई, इसके ऊपर एक वायु राशि पैदा हुई, या जिस जगह पर वो पहुँचती है, तो अगर इस जगह पर जहाँ पर वो स्थिर है उस स्थल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और इस वायु राशि का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वायु राशि गर्म वायु राशि है, क्योंकि जिस स्थान पर है ये उससे ज़्यादा उसका तापमान है, तो ये गर्म वायु राशि है। लेकिन कंडीशन जब इसका अपोजिट होगी, यानी कि किसी स्थान पर ये वायु राशि है, इसका तापमान है 40 डिग्री और जिस स्थान पर ये है इस स्थान का तापमान है 40 डिग्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ठंडी वायु राशि है, यानी इसकी बनिस्बत इसका तापमान क्या है, कम है, तो ये ठंडी वायु राशि कहलाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझा कि इस वायु राशि गर्म और ठंडी कैसे कहलाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रंट को। फ्रंट क्या कहते हैं कि जब दो अलग अलग स्वभाव और गुण वाली वायु राशि एक दूसरे से मिलती है, तो हम जानते हैं कि जब दो लोगों का स्वभाव भी अलग होता है तो वो आपस में मिल नहीं सकते। तो ऐसे ही वायु राशियों के साथ है, ये दो अलग अलग स्वभाव वाली जो वायु राशियाँ हैं इनके साथ क्या होता है कि जब ये एक दूसरे से मिलती हैं, सामने आती हैं, देखिए ये दो अलग अलग स्वभाव की वायु राशि सामने आ गई, तो ये सीधे नहीं मिल पाती, बल्कि इनके बीच में एक ढलुआ सीमा बन जाती है।
एक तिरछी सीमा यानी कि बॉर्डर बन जाता है, जिसको कहते हैं फ्रंट। आगे हम लोग एयर फ्रंट भी पढ़ने वाले हैं, तो उसको फ्रंट कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बारे में हमें और पढ़ना है कि उसके उद्भव क्षेत्र कौन कौन से हैं। एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि इसके उत्पत्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं और इसकी उत्पत्ति के लिए कौन कौन सी दशा इम्पॉर्टेंट होती है, किस वजह से, कौन से फेवरेबल कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से वायु राशियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसके उत्पत्ति क्षेत्र यानी कि सोर्स रीजन की बात करें हम तो सोर्स रीजन से पहले जानेंगे आवश्यक दशा। तो कौन कौन सी आवश्यक दशा है? सबसे पहला है कि एक विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र एरिया होना चाहिए और उस विस्तृत क्षेत्र में एक समान गुण होना चाहिए, यानी कि वह क्षेत्र जो है या तो पूरी तरह स्थलीय होना चाहिए यानी कि लैंड पार्ट, या पूरी तरह से जलीय होना चाहिए। क्योंकि एक तरह का जो पार्ट होता है, चाहे वो लैंड पार्ट हो या फिर वाटर पार्ट हो, उसमें एक जैसा गुण पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर यानी समुद्र के किनारे हैं, तो जहाँ स्थलीय और सागरीय भाग मिलते हैं, वहाँ क्या होता है कि दोनों का तापमान और आर्द्रता अलग अलग होती है। मैंने घाटी और पर्वतीय समीर पढ़ाया था, साथ ही मैंने जब आप लोगों को सी ब्रिज और लैंड ब्रिज पढ़ाया था तो बताया था कि कितने अलग अलग तापमान और आर्द्रता होती है। तो जब दो अलग अलग तापमान और आर्द्रता होती है, तो अगर ऐसा स्थान पे वायु राशि पैदा होना चाहे तो वो यानी ऐसे स्थान पर उसका उद्गम नहीं हो सकता। तो एक विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए, या पूर्णतः स्थलीय या पूर्णतः सागरीय, ताकि वो उस जगह पर उसका जो गुण होता है उसको साथ ले सके, उसकी आर्द्रता और तापमान को अपने आत्मसात कर सके। दूसरा बात क्या है कि वायु का अभिसरण नहीं होना चाहिए, यानी वायु का कन्वर्जेंस, मिलने वाली वायु नहीं होना चाहिए। और अगर वायु में क्षैतिज गति हो, वायु आगे बढ़ने वाली हो क्षैतिज गति के साथ, तो उसमें क्या होना चाहिए कि अपसरण होना चाहिए, है ना, डाइवर्जेंस होना चाहिए। वायु अगर गतिशील है क्षैतिज रूप से तो डाइवर्जेंस होना चाहिए, अलग अलग बहने वाली वायु होनी चाहिए। तीसरा है कि वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थिर होनी चाहिए। वायुमंडलीय दशाएं अशांत नहीं बल्कि शांत और स्थित होनी चाहिए, ताकि जिस जगह पर इससे वायु राशि का उद्गम हो रहा है, यानी उसका जो उद्गम स्थान है, चाहे वह स्थलीय हो या सागरीय, तो उस स्थान की वायुमंडलीय शांत दशा और स्थिर दशा के कारण वायु राशि जो है अपने अंदर उसका जो गुण है उसको समा लेती है, घुसा मतलब इन कर लेती है और उसके गुण को समाहित कर लेती है, हिंदी में कहें तो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया कि इसका इंट्रोडक्शन समझा, साथ ही ये समझा कि इसकी विशेषता क्या होती है, ये भी समझा कि इसके लिए कौन कौन सी इसकी उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशा होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि उसके उत्पत्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मैं बता दूं कि इसके 6 उत्पत्ति क्षेत्र हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही इसमें बचा रहेगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में जानने के लिए कि इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और वायु राशि को अच्छे से समझिए। अगर आपको कुछ पॉइंट्स इसमें क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद एंड टेक केयर।